नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है 3 राज्यों में हुआ उपचुनाव। ये ज्यादा चर्चा का विषय है 3 राज्यों में हुआ उपचुनाव। ये उपचुनाव तय कर रहा था पार्टियों की पूरी दावेदारी से लेकर पार्टियों की हो रहे वर्चस्व की कवायद को। लेकिन इस पूरे के पूरे उपचुनाव में तस्वीरें बिल्कुल इतर नजर आई। तस्वीरों में साफ देखा गया, जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, भारतीय जनता पार्टी का किला था, वो ढह गया। यानी कि राजा अपना ही किला नहीं बचा पाया। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक आम कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष को चुनाव लड़वाया। ये वो सीट है जहां पर सबकी नजरें टिकी थी। प्रदेश जहां पर नरोत्तम मिश्रा के वर्चस्व की बात हो रही थी, वहां भी कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई। नरोत्तम मिश्रा की वजह से भारतीय जनता पार्टी हार गई या नरोत्तम मिश्रा ने बहुत मदद करी, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी हार गई, ये समीक्षा करने का विषय है। ठीक है शशलेन, लौटूंगा आपके पास, सीधा रुख करूंगा भारतीय जनता पार्टी का। विकास पांडे, अब क्योंकि मंथन होगा, समीक्षा होगी, ये कहना बहुत छोटा हो जाता है क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का सीट छोड़ता है और उसके बाद एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका देता है, और वो भी उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता की वैल्यू कही जाती है, और वहां पर जब आप इतनी बुरी तरह से चुनाव हारते हैं तो कौन सी वो वजहें रहती हैं जहां आप चुनाव हार जाते हैं? ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋषभ जी, पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के अपने साथी को विजय की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरीके से दतिया की बात हो चाहे बांकीपुर की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य से कार्यकर्ता को टिकट दिया तो कम से कम आप इस बात को, अगर देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और मुझे लगता है कि जब एक पहलू से आप आकलन करने को तैयार बैठे हैं तो दूसरे पहलू पर भी आकलन स्वतः ही हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं करते हैं, लेकिन उसका आकलन भी जो डिबेट देखने वाले दर्शक होंगे वो बिल्कुल करेंगे इस बात को। तो ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली है। और हमारे लिए देखिए, हमारे आधार स्तंभ, आधार पुरुष, और हम सबके जो कहते हैं कि हम जिनकी आइडियोलॉजी से भारतीय जनता पार्टी आज आगे यहाँ तक पहुंची है, ऐसे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हार और जीत इसलिए मायने और नहीं रखती है क्योंकि हम सीधे सीधे कभी सरकार में नहीं आए। हम 2 सीटों से सफर तय कर करके आज राजनीति के शिखर पर पे आए हैं और सत्ता को सेवा भाव मान करके आए हैं। यहाँ डिबेट में तमाम सी चीजें रहती हैं, ऐसा नहीं है। ग्राउंड जीरो पर भारतीय जनता पार्टी उनका एनालिसिस करेगी कि हम दतिया चुनाव क्यों हारे, हम बांकीपुर का चुनाव क्यों हारे। इस सबका ग्राउंड एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल बिल्कुल करेगा, और अपने स्तर से जो भी जहां पर भी कमी बेसी रही होगी उनको हम आगे सुधार करके आगे हम उसे इम्प्लीमेंट करने का भी काम करेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुखद होता है इस बात का, जब राज भाई जैसे सीनियर प्रवक्ता, मुझे लगता है कि जब शब्दों की मर्यादा लांघते हुए कहते हैं कि औलाद वाले क्या जाने उन बच्चों का दर्द, तो मुझे जो है बे औलाद वाले क्या जाने औलाद वालों बच्चों का दर्द। लेकिन मुझे औलाद वालों से अपेक्षा नहीं थी कि प्रियांक खड़गे कर्नाटक के अंदर कह रहे हैं कि अगर बच्चों को इस्तीफा चाहिए है, छात्रों को इस्तीफा चाहिए है शिक्षा मंत्री का, तो 25 दिन भूख हड़ताल करें, लाठी डंडे खाएं, तब मिलेगा इस्तीफा। तो औलाद वाले कितना अच्छा दर्द समझ रहे हैं छात्रों का, ये मेरी समझ से परे जा रहा है ऋषभ जी। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हारने को लेकर के, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी हो, इनसे तो ये कहिए कि इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर एक हमने आम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा दिया था, इनका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हार गया था अपनी सीट। और हार कब गया था आपको मालूम है? कोई सामान्य सीट नहीं हार गया था ऋषभ जी, वो सीट हार गया था जो पुश्तों से उनके पास थी, पुश्तैनी सीट हार गया था इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा हास्यास्पद विषय है कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो स्वतः ही 3 उंगलियां आपकी तरफ चली जाती हैं। दूसरी चीज, एक राजभाई ने एक बढ़िया उदाहरण दिया, मुझे लगता है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि प्राइवेट संस्थान में इलाज कराने एक डॉक्टर गए, ये बात मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। देश को, अब देश 21वीं सदी का भारत है और आगे देश बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे संसाधन भी हमारे यहाँ इस तरीके के उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन मैं एक बात बड़ा कचोटती है जब ये बात राजभाई कहते हैं। राजभाई, देश में पहले एम्स बनाने का दम भरने वालों से जरा ये पूछिए कि उनकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा विदेश में इलाज कराने क्यों जाती थी भाई?
60 साल शासन करने के बाद आप सरकारी छोड़िए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था पूरे भारत के अंदर जहां हमारी पूर्व की राष्ट्रीय अध्यक्षा सम्माननीय यूपीए की चेयरपर्सन इलाज करा पाए। राजभाई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ये तो मुझे लग रहा है कि देश और ऋषभ भाई दोनों के लिए बड़ा सोच का विषय होगा। झूठ बोलते रहो, मैं सुनता रहूं। विदेश अरे भाई मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई? ये तो स्वयं आपके पार्टी के प्रवक्ता ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था सोनिया गांधी इलाज कराने जाती है। हाँ जी, लौटूंगा, मैं लौटूंगा राज जी, आपके पास लौटूंगा। आप ही हैं स्क्रीन पे। विकास पांडे जी का रिपोर्ट तैयार करूंगा। जी विकास भाई, बहुत सारे आरोप लग गए, बहुत सारी स्ट्रेटेजियां निकल कर आ गई। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अब उल्टे दिन शुरू होते नजर आ रहे हैं। जनता का जो विश्वास था वो अब अविश्वास में प्रतीत होता नजर आ रहा है। ऋषभ जी, जैसे आपने आरोपों का जिक्र किया, तमाम बातें की, क्योंकि हमारे सबसे वरिष्ठ साथी आदरणीय सुनील जी भाई साहब बैठे हुए हैं, राज भाई भी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जब ये बात कहनी है कि बहुत सारे आरोप लगे और लग रहा है कि बीजेपी का डाउनफॉल, इस तरीके की चीजें, तो आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में पीछे ले जाऊंगा। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 323-24 सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई 2017। उसके बाद उपचुनाव होते हैं, 2 उपचुनाव होते हैं, जिनकी चर्चा ऐसे ही हुई थी जैसे आज भी चर्चा हुई। एक उपचुनाव था गोरखपुर संसदीय सीट का उपचुनाव और एक उपचुनाव था फूलपुर का उपचुनाव। इन दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। एक सीट हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की थी और उसके बाद भी इसी तरह की चर्चाएं तमाम सी निकल करके आई। और आपने और शायद राज भाई ने भी मेरे पहले सेंटेंस को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर तरीके की चीजों का मूल्यांकन करती है और ऐसा नहीं है केवल जीत पर जाकर के हम सुस्ता जाते, हम अपने जीत का भी मूल्यांकन करते। और अगर हम जीत का अपने मूल्यांकन नहीं करते तो हम शायद 2017 के बाद 2022 में रिपीट सरकार में नहीं होते। हम कैसे चीजों को बेहतर से और बेहतरीन की तरफ ले जा सकते हैं, उसमें विश्वास रखने का काम करते, उस पर काम करने का काम करते हैं। दूसरी बात, हमने पहले कहा आपको श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शपूर्ण मूल्यों पर चलने वाले हम लोग हैं, तो हम पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हम 2 सीटों से चलकर आए हैं। दिक्कतें जानते हैं कहाँ आती? ये दिक्कतें वहां पर आती हैं ऋषभ भाई कि जहां सीधे सीधे जब पैदा हुए तो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए। सीधे सीधे क्या है कि हमारी दादी प्रधानमंत्री, हमारे नाना प्रधानमंत्री, तो उन लोगों के यहाँ दिक्कतें ज्यादा आती होंगी मुझे लगता है। दूसरी चीज, हमारे ससलेन भाई के लिए तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप जो है वो सब ठीक ही है, चलता रहेगा। अब देखते हैं इंडी गठबंधन के साथ कब तक ये करते हैं, कब तक ये निभाते हैं, कितना लेकर के जाते हैं, ये मुझे लगता है कि आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जो कार्यकर्ता को लेकर के हमारे राज भाई, मैं विनम्रता के आपके बहुत बुद्धिमान प्रवक्ता हैं, आपके विवेक पे छोड़ देता हूं। एक और उपचुनाव हुआ था ऋषभ भाई, वो भी एक कार्यकर्ता ने लड़ा था एज पर द राज भाई। अब पब्लिक उसे किस एंगल में लेती है मैं आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ देता हूं राज भाई। और वो था वायनाड का उपचुनाव। कौन सा राज भाई लड़े थे आप? कौन लड़ा था जरा प्लीज बता देना। ऋषभ भाई याद हो, एक कार्यकर्ता लड़ी थी कांग्रेस पार्टी की, याद है ना सर? उपचुनाव था वो भी, है ना? आम कार्यकर्ता लड़ी थी, ये सुनिए ना, मैं भी कह रहा हूं ना कि वो कार्यकर्ता थी कांग्रेस पार्टी के। अब यही फर्क है कार्यकर्ता में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष होता है, मंडल अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष होता है, पदाधिकारी होता है, मगर इनके यहाँ कार्यकर्ता होता है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। ये फर्क होता है कार्यकर्ता का। वो दर्शकों के विवेक पे छोड़ दीजिए, वो निर्णय करेंगे कार्यकर्ता की परिभाषा किसकी नजर में कितनी क्या होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कि बरेली के एक इंस्टीट्यूट का हमारे साथी ने जिक्र किया, वहां 12,000 एम्प्लॉय काम करते थे 2011-12 तक, परमानेंट एम्प्लॉय, यही कहा ना हमारे राज भाई ने। इस हिसाब से तो उस इंस्टीट्यूट में लगभग इस हिसाब से तो उस जगह पे डेली 2-3 आदमी रिटायर हो रहे होंगे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अब 5-6 लोग रह गए, डेली 2-3 आदमी रिटायर हो रहे होंगे, डेली बेसिस पे 2-3 आदमी वहां से रिटायर होके जा रहे होंगे। तो ये मुझे लगता है कि और दूसरी बात, इस बीच में इनकी भी सरकारें नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके साथ बगल में बैठे हमारे ससलेन भाई, वो भी रहे उत्तर प्रदेश की सरकार में। और कांग्रेस पार्टी तो जाहिर सी बात है वॉकओवर वो इटावा में देंगे और उस
रायबरेली में देंगे, इस तरीके की जुगलबंदी चला करके उनने नूरा कुश्ती वाली कहावत सुनी होगी, तो उस तरीके से जाके राजनीति का, खैर ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूं हार 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 होती है, चाहे वो उपचुनाव की हो चाहे वो मेन चुनाव की, और भारतीय जनता पार्टी हर हार से सबक लेकर के आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। मैं पुनः अपने साथी को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनकी जीत की। राज भाई आपने तो अपने ही नेता स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी पर सवाल उठा दिया, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से आए हुए व्यक्ति थे। वो बेचारे पैसे पे रईस नहीं थे, पैसे पे रईस नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कोई नहीं आया इस देश में। नहीं वही कह रहा हूं, राजभाई ने तो उन्हें कह दिया कि राजभाई ने तो खुद अपने नेता लाल बहादुर शास्त्री पर सवाल। आपकी निष्ठा कांग्रेस में है कि परिवार में है, ये तय कर लीजिए आप। पार्टी में है तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?